नमस्कार छात्रों, मैं नवीन नैनीवाल स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने प्रत्यय की चर्चा की थी और प्रत्यय में भी कृत प्रत्यय, ठीक है, जो धातु यानी क्रिया के अंत में जुड़ते हैं और बनने वाले पद कृदंत कहलाते हैं। आज इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और तद्धित प्रत्यय की चर्चा करते हैं। तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं और बनने वाले पद तद्धितांत कहलाते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में दोनों में अंतर इतना ही है कि कृत प्रत्यय जो होते हैं धातु यानी क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। मैं आपको बता चुका हूं ये विकारी शब्द होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, यानी वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के अनुसार परिवर्तन हो जाता है वे हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। और ये चार ही थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो क्रिया के उदाहरण हमने किए थे कृत प्रत्यय में। अब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इनके अंत में जुड़ेंगे और बनने वाले पद तद्धितांत कहलाएंगे। ये दोनों में अंतर हुआ करता है। भेद की बात करें, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, न्यूनतावाचक तद्धित प्रत्यय, और स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय। 6 भेद हुआ करते हैं, कर्तृवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, संबंधवाचक, न्यूनतावाचक और स्त्रीबोधक। ये 6 भेद तद्धित प्रत्यय के हुआ करते हैं। मैंने आपको बताया प्रश्न पूछे जाने की संभावना 20% कृत प्रत्यय से होती है और 80% तद्धित प्रत्यय से होती है। कारण सिर्फ इतना सा, कृत प्रत्यय में ले देकर क्रिया मूल शब्द के रूप में बचती है, जबकि तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों में से कुछ भी हो सकता है और जो नियम लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय के ही हुआ करते हैं। इसलिए जितने भी पेपर आपसे पहले हुए हैं उन सब में अधिकांशतः उदाहरण तद्धित प्रत्यय से ही पूछे गए हैं और तद्धित प्रत्यय में भी संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय से ही। जितने भी उदाहरण आते हैं अधिकांशतः, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकांशतः संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें कुछ विशेष नियम लगते हैं जो संधि के नियमों से पृथक हुआ करते हैं। मैंने पहले भी चर्चा की थी, उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं लेकिन प्रत्यय में संधि का कोई भी नियम काम नहीं करता है। तो इनके नियम अलग हुआ करते हैं जो संधि से कुछ भिन्न हुआ करते हैं, उनके अनुसार पद का निर्माण होता है। कैसे, इनकी भी चर्चा करेंगे। हम एक एक की चर्चा यहाँ पर करते हुए चलते हैं, ध्यान देंगे आप। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनसे बनने वाले पदों को तद्धितांत कहा जाता है। इसके 6 भेद होते हैं। तो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, न्यूनतावाचक तद्धित प्रत्यय और स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय। तो एक एक की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, ध्यान देना। तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में यह बात होनी चाहिए कि अब हम तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में ही जाकर जुड़ेंगे। यदि धातु
या क्रिया के अंत में जाकर जोड़ते हैं तो फिर वे तद्धित प्रत्यय के उदाहरण नहीं होंगे, वे कृत प्रत्यय के उदाहरण होंगे, ये याद रखना। अब हम तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ेंगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले कर्तृवाचक की। अब कर्तृ किसे कहते हैं? कर्तृ बोलते हैं कर्ता को, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जोड़ेंगे और कर्ता का निर्माण करेंगे, यानी जिस संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में भी जोड़ेंगे उनको मिलाकर जो हमारा पद बनेगा वह क्या होगा? कर्ता। तो ध्यान दो, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब हमारे पास प्रत्यय क्या है? आर। हमारे पास प्रत्यय क्या है? आर। मूल शब्द है सोना, आर प्रत्यय जोड़ना है, बनने वाला पद बनेगा सुनार। अब हमारे सामने प्रश्न आता है सुनार शब्द में प्रत्यय अलग कीजिए, तो आसानी से हम अलग कर देंगे आर प्रत्यय। ये मैंने आपको पहले बताया था कि प्रत्यय में संधि के नियम काम नहीं करते। यदि यहाँ संधि के नियम काम करते तो आ और आ मिलकर आ बनता और दीर्घ संधि से शब्द बनता सोनार, जो कि कोई शब्द नहीं हुआ करता है। यहाँ अलग से नियम हुआ करते हैं। तो सोनार में मूल शब्द क्या है? सोना। लोहार मूल शब्द होता है लोहा। गंवार मूल शब्द क्या है? गांव। याद रखना, अब तक तो सिर्फ प्रत्यय अलग करवाए, हो सकता है मूल शब्द और प्रत्यय दोनों अलग करवा दे। एक नंबर का एक प्रश्न हुआ करता है, आपको शब्द दे दिया गंवार और प्रश्न क्या था आपके सामने अब तक जो आता था कि प्रत्यय अलग कीजिए। गंवार में प्रत्यय कौन सा है? आपने आसानी से अलग किया, आर प्रत्यय है, ठीक है। अब वह आधे आधे नंबर में इस प्रश्न को बांट सकता है कि मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। तो हमारा मूल शब्द निकलेगा गांव, प्रत्यय निकलेगा आर, ठीक है। कुम्हार मूल शब्द होता है कुंभ, ठीक है, आर प्रत्यय। तो सुनार है, लोहार है, गंवार है, कुम्हार है, ये सब क्या है? कर्ता है। क्या है? कर्ता, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? कर्तृवाचक, ठीक है। अगला है ची, बनने वाले पद अफीमची, नकलची, नकल करने वाला, खजांची, खजाने का मालक, लालची। अब ध्यान दो, यहां क्या लालची इसका उदाहरण हो सकता है? अब हमारे सामने प्रश्न क्या आया कि लालची शब्द लिखकर दिया और आपसे कहा प्रत्यय अलग कीजिए। तो यहां आप ची प्रत्यय नहीं निकालेंगे, यहां मूल शब्द जो होता है वह होता है लालच और ई प्रत्यय होता है इसमें, ये याद रखना। तो ये इसका उदाहरण है क्या? नहीं है। हमारे सामने क्या, देखो दो तरह से प्रश्न प्रत्यय क्या थे, पूरा पद लिख कर देता है, प्रत्यय अलग करवाता है, जैसे ये पद लिखे हुए पद अलग करवाया। दूसरा तरीका क्या है कि प्रत्यय लिख कर देता है और पद बनवाता है। अब हमारे सामने प्रश्न आ गया कि ची प्रत्यय के योग से बनने वाले 4 उदाहरण लिखिए, ची प्रत्यय के योग से बनने वाले 2 उदाहरण लिखिए। तो हम क्या करते हैं, धारा प्रवाह लिख गए अफीमची, नकलची, खजांची, लालची, क्योंकि अंत में ची आ रहा है। तो इसमें मूल शब्द लाल नहीं है, लालची जो शब्द है वो लालच के योग से मिलकर बना है, लाल के योग से मिलकर नहीं बना है। ये विशेष तौर पर याद रखना। यदि आपसे लालची ये उदाहरण पूछा जाता है और इसमें प्रत्यय अलग करवाया जाता है तो इसमें ई प्रत्यय होता है, ची प्रत्यय नहीं होता है, विशेष तौर पर याद रखेंगे, इसलिए ये इसका उदाहरण नहीं है, ठीक है। अब जहां पेपर ऑब्जेक्टिव होता है वहां प्रश्न पूछा जाता है कि किस पद में ची प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है और 4 ऑप्शन दे देता है और हमको चारों ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। हम कहते हैं प्रश्न गलत, ऑप्शन गलत, बोनस अंक मिलना चाहिए, सब कुछ सही था, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक। अगला इया, सुखिया, दुखिया, मुखिया, रसिया। या मूल शब्द क्या है? सुख, दुख, मुख, रस। इसमें क्या जुड़ा है? या प्रत्यय जुड़ा हुआ है। वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, फल वाला, मिठाई वाला, घर वाला। सब संज्ञा है, सब्जी संज्ञा है, दूध संज्ञा है, फल संज्ञा है, मिठाई संज्ञा, घर संज्ञा। किसके अंत में जुड़ेंगे? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इनके ही तो अंत में जुड़ेंगे। अब इसमें आपने लिख दिया पढ़ने वाला,
तो क्या ये इसका उदाहरण हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पढ़ना क्रिया है और क्रिया के अंत में जुड़ते हैं तो कृत प्रत्यय होते हैं। क्रिया के अंत में जुड़ते हैं तो क्या होते हैं? कृत प्रत्यय होते हैं। ये इसका उदाहरण नहीं होगा। लेकिन हमारे सामने जब प्रश्न आता है कि वाला प्रत्यय के योग से बनने वाले 4 उदाहरण लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं क्योंकि इसमें भी वाला प्रत्यय है। लेकिन जब पेपर ऑब्जेक्टिव होता है तब प्रश्न हमारे सामने आता है कि निम्न में तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। फिर 4 ऑप्शन देता है, तब ये तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं होता है क्योंकि ये कृत प्रत्यय का उदाहरण है। याद रखना। ठीक। हरा, लकड़हरा, मूल शब्द क्या है? लकड़ी। पनिहरा, मूल शब्द क्या है? पानी। ठीक है, तो यहां मूल शब्द क्या है? लकड़ी, और यहां मूल शब्द क्या है? पानी। ठीक, तो ये जितने भी हैं सब क्या बने? हमारे कर्ता। ये जितने भी उदाहरण हमारे सामने सब कर्ता के रूप में हैं। दूसरा है आपका भाववाचक तद्धित प्रत्यय। किसके अंत में जोड़ेंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में, और भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जोड़ेंगे और भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। देखो कैसे, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने वाले प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जोड़ेंगे, भाववाचक संज्ञा बनेगी। अब कैसे? उदाहरण, प्रत्यय हमारा आई, अब बनने वाले पद भलाई, बुराई, अच्छाई, ऊंचाई। अब मूल शब्द क्या है? भला, बुरा, अच्छा, ऊंचा। अब ये सब क्या है? विशेषण है। किसके अंत में जोड़े? सब विशेषण के अंत में। ठीक है, अब इसमें यदि हम उदाहरण लिख देते हैं पढ़ाई, तो पढ़ाई आई प्रत्यय का तो उदाहरण है, लेकिन तद्धित प्रत्यय का नहीं है। किसका है? कृत प्रत्यय का। क्यों है? कि पढ़ना क्रिया है, इसलिए ये इसका उदाहरण नहीं होगा। ये किसका हुआ? कृत प्रत्यय का। जहां पेपर ऑब्जेक्टिव फिर हमारे सामने आ जाता है कि निम्न में कृत प्रत्यय का उदाहरण है, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, वहां फिर ये स्थिति हमारे सामने हुआ करती है। ठीक है, तो भला विशेषण है, बुरा विशेषण है, अच्छा विशेषण है, ऊंचा विशेषण है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़े हैं, भाववाचक संज्ञा बन रही है, इसलिए क्या है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। ता, सुंदरता, मधुरता, दासता, मित्रता, मानवता, सब संज्ञा है। ये विशेषण है, सब विशेषण उनके अंत में जुड़े हुए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़ते ही तद्धित प्रत्यय हो जाया करते हैं। त्वय, अपनत्व, मूल शब्द क्या है? अपना। गुरुत्व, मूल शब्द क्या है? गुरु। लघुत्व, मूल शब्द क्या है? लघु। बंधुत्व, मूल शब्द क्या है? बंधु। व्यक्तित्व, मूल शब्द क्या है? व्यक्ति। ये सब क्या है? संज्ञा। पन, बचपन, मूल शब्द क्या है? बच्चा। लड़कपन, मूल शब्द क्या है? लड़का। अपनापन, मूल शब्द क्या है? अपना। भोलापन, मूल शब्द क्या है? भोला। पागलपन, मूल शब्द क्या है? पागल। ठीक है, तो ये सब ये उदाहरण पूछे जाते हैं। इसमें मूल शब्द बच्चा, इसमें मूल शब्द लड़का। अगला है ई, बनने वाले पद गुलामी, सफेदी, खुशी, गर्मी, सर्दी। गर्म, सर्द इसमें मूल शब्द हुआ करते हैं, खुश इसमें मूल शब्द होता है, सफेद इसमें मूल शब्द होता है, गुलाम इसमें मूल शब्द हुआ करता है। ठीक है, ये सब भाववाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। अगला, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय किसके अंत में जुड़ेंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़ेंगे। ठीक है, और गुणवाचक शब्दों का निर्माण करेंगे। ध्यान दो, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर गुणवाचक शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखो, आलू। आलू छोटा होता है, छोटे ऊ की मात्रा आती है, इसमें याद रखना। दयालु, मूल शब्द क्या है? दया। अब प्रश्न आया हमारे सामने दयालु, दयालु में प्रत्यय अलग कीजिए, तो यहां देखो दया मूल शब्द है और आलू प्रत्यय, इसमें आप लू प्रत्यय अलग कर देंगे तो गलत हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ये दोनों आ और मिलकर आ बने, या संधि का नियम लगा, ये इत्तेफाक है।
कि प्रत्यय में संधि का नियम लग रहा है, प्रत्यय में संधि के नियम काम नहीं करते। ये इत्तेफाक है कि यहाँ आ और आ मिलकर आ बना दिया उन्होंने और ये प्रत्यय के रूप में छोड़ा, तो प्रत्यय क्या है यहाँ पर, आलू है, लू नहीं है, याद रखना। कृपालु तो कृपा मूल शब्द, ईर्ष्यालु तो ईर्ष्या मूल शब्द, शंकालु तो शंका मूल शब्द, श्रद्धालु तो श्रद्धा मूल शब्द, झगड़ालु तो झगड़ा मूल शब्द। ठीक है। ईन बनने वाले पद नमकीन, मूल शब्द क्या है, नमक। कुलीन मूल शब्द क्या है, कुल। नवीन मूल शब्द क्या है, नव। ग्रामीण मूल शब्द क्या है, ग्राम, ग्रामीण। इसमें हमसे पूछा जाता है प्रत्यय कौन सा है, तो याद रखना ग्राम मूल शब्द है और ईन प्रत्यय है। मैंने आपको बताया जिन शब्दों में री, रे और से ये वर्ण आते हैं उनमें न नहीं आता, वह अणे में परिवर्तित हो जाता है, याद रखना। तो इस रे की वजह से न के स्थान पर अणे लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही हमने रे को अलग किया अणे फिर न में परिवर्तित हो गया। तो यहां मूल शब्द तो होता है ग्राम और प्रत्यय के रूप में क्या होता है, ईन। इसलिए ये उदाहरण पूछा जाता है, विशेष तौर पर याद रखना। यदि प्रत्यय पूछा गया और आपने लिख दिया ईण तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है। महान यावान, शक्तिमान, धनवान, बुद्धिमान, बलवान, दयावान। शक्तिमान मूल शब्द शक्ति, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। धनवान मूल शब्द धन, बुद्धिमान मूल शब्द बुद्धि, बलवान मूल शब्द बल, दयावान मूल शब्द बल। ठीक है। आसानी से हम उत्तर पर थे। अब हम चर्चा करते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकांशतः यही से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले किसके अंत में जुड़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर संबंधवाचक शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक। अब यहां प्रत्यय हमारा एक, ध्यान देना, एक प्रत्येक कंपटीशन में कम से कम एक उदाहरण यहां से पूछा ही जाता है। एक प्रत्यय यदि आपके समझ में आता है तो बाकी के सब प्रत्यय बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ध्यान देना, एक प्रत्यय, तीन चार वाक्य बोलूंगा, ध्यान से सुनना, सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन है। एक प्रत्यय जब मूल शब्द के अंत में जुड़ता है तो मूल शब्द में परिवर्तन होता है। दोबारा, एक प्रत्यय जब मूल शब्द के अंत में जुड़ता है तो मूल शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन होता है। एक बार फिर, एक प्रत्यय जब मूल शब्द के अंत में जुड़ता है तो मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है। कहां परिवर्तन होता है, प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है, याद रखना। एक प्रत्यय जैसे ही मूल शब्द के अंत में जुड़ेगा तो मूल शब्द का प्रथम स्वर जो होगा वह परिवर्तित हो जाएगा। इसके कुछ अलग नियम हुआ करते हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। पहला नियम हमसे कहता है, ध्यान देना, पहला नियम, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में, हमारा मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण, पहला वर्ण, उसमें कोई भी मात्रा नहीं है तो उसमें पहले हम आ की मात्रा लगाते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। एक बार फिर, मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण, पहला वर्ण, उसमें कोई भी मात्रा नहीं है तो पहले उसमें हम आ की मात्रा लगाते हैं, अर्थात प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं।
मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण पहला वर्ण, उसमें हम परिवर्तन करेंगे। प्रथम स्वर में हम परिवर्तन करेंगे, कोई मात्रा नहीं होगी तो आ की मात्रा लगाएंगे, फिर एक प्रत्यय जोड़ेंगे। हमारे पास शब्द है धर्म, प्रत्यय एक। अब हमारे पास मूल शब्द क्या है? धर्म। इसका प्रथम वर्ण क्या है? इसका प्रथम वर्ण है ध। अब बताओ इसमें कोई मात्रा है क्या? नहीं है। तो पहले हम इसमें आ की मात्रा लगाएंगे, फिर एक प्रत्यय जोड़ेंगे। पहले इसमें हम आ की मात्रा लगाएंगे, फिर एक प्रत्यय जोड़ेंगे। मतलब प्रथम ए को आ में परिवर्तित करेंगे, प्रथम ए को आ में परिवर्तित करेंगे। मतलब मैं इस शब्द को आप खोल देता हूं, ध ए रे में ए, इन वर्णों के योग से मिलकर बना है, इन वर्णों के योग से। अब हमने क्या कहा है कि प्रथम ए को आ में परिवर्तित करना है, तो इसके स्थान पर क्या आएगा? आ। और आ को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? मात्रा से। तो इसमें आ की मात्रा आ जाएगी, ठीक है, और फिर एक प्रत्यय जुड़ेगा और शब्द बनेगा धार्मिक, शब्द बनेगा धार्मिक। ठीक है, मैंने आपसे कहा उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं, प्रत्यय में संधि का कोई नियम काम नहीं करता। यदि प्रत्यय में भी संधि के नियम काम करते तो ए के बाद ई आया है गुण संधि से, दोनों को मिलाकर शब्द बनता हमारा धार्मिक, जो कि कोई शब्द नहीं होता है क्योंकि ये संधि के नियम से, और संधि के नियम यहाँ पर काम नहीं करते हैं, इसलिए क्या हो गया? गलत। शब्द क्या बनेगा? धार्मिक। समझ में? प्रथम वर्ण में प्रथम स्वर में परिवर्तन करते हैं। प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते। अब बताओ प्रथम ए कहां है? प्रथम ए कहां है? वे में है। स में है क्या? स में तो है नहीं, स तो आधा है, और पूरे कब होते हैं? स्वर से पूरे होते हैं। तो प्रथम ए हमारा कहां है? वे में। तो वे में आ की मात्रा आएगी, प्रथम ए को आ में बदलेंगे और फिर आप एक प्रत्यय जोड़ देंगे, शब्द बनेगा स्वाभाविक। ये हमारा पहला नियम कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है? यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण, हमारा मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण पहला वर्ण, यदि उसमें ई की मात्रा है, छोटी बड़ी, या फिर ए की मात्रा है, तो पहले इन्हें हम आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं और फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण, मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण पहला वर्ण, यदि उसमें ई की मात्रा है या फिर उसमें ए की मात्रा है, तो पहले इन्हें हम आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं और फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। हमारे पास शब्द है विज्ञान, एक प्रत्यय जोड़ना है, विज्ञान और एक प्रत्यय जोड़ना है। अब आप बताओ विज्ञान में प्रथम वर्ण भी कौन सी मात्रा? ई की मात्रा। तो इसको किस मात्रा में परिवर्तित करेंगे? आई की मात्रा में, और फिर एक प्रत्यय जोड़ेंगे, शब्द बनेगा वैज्ञानिक, शब्द बनेगा वैज्ञानिक। अब तीसरा नियम क्या कहता है? यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में, हमारा मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण पहला वर्ण, यदि उसमें ऊ की मात्रा है, कोई सा भी छोटा या बड़ा, या फिर ओ की मात्रा है, तो पहले इन्हें हम औ की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण पहला वर्ण, यदि उसमें ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ बड़ा ऊ कोई सा भी, या फिर ओ की मात्रा है, तो पहले उसे हम औ की मात्रा में परिवर्तित करेंगे, फिर एक प्रत्यय जोड़ेंगे। कैसे? हमारे पास शब्द है भूगोल और एक प्रत्यय। भूगोल प्रथम वर्ण क्या है? भय। भय में कौन सी मात्रा है? ऊ की मात्रा। तो ऊ को किस में परिवर्तित करेंगे? औ में, और फिर एक प्रत्यय, शब्द बनेगा भौगोलिक। ठीक है, तीन नियम। मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं है तो पहले आ की मात्रा लगाते हैं, अर्थात प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ई या ए की मात्रा है तो पहले उसे आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ऊ या ओ की मात्रा है तो पहले उसे औ की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं उदाहरण, ध्यान दो। संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर
संबंधवाचक शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और पहला हमारा प्रत्यय है इक। ठीक है, नियम नंबर 1, पहला नियम ध्यान देना, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं है तो पहले आ की मात्रा लगाते हैं, अर्थात प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते हैं और फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। अब उदाहरण हमारे सामने हैं, कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं, आप सावधानी पूर्वक देखेंगे और बनाते हुए भी चलेंगे। धर्म प्लस एक, प्रथम प्लस एक, वर्ष प्लस एक, मध्यम प्लस एक, समाज प्लस एक, समास प्लस एक। अब देखो, मूल शब्द हमारे पास क्या है? धर्म। प्रथम वर्ण क्या है? ध। तो ध में आप लगाएंगे आ की मात्रा, शब्द बनेगा धार्मिक। प्रथम ए को आ में परिवर्तित करना, एक ही बात याद रखनी, प्रथम ए को आ में परिवर्तित करना है, यानी प्रथम ए में आ की मात्रा लगानी है और उसके बाद एक प्रत्यय जोड़ना है। प्राथमिक, प्रथम मूल शब्द है, आ की मात्रा लगा देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? प्राथमिक। फिर आ की मात्रा लगा देंगे, शब्द बनेगा वार्षिक। वर्ष मूल शब्द है, एक प्रत्यय, आ की मात्रा लगाई, वार्षिक। मध्यम, प्रथम वर्ण में कोई मात्रा नहीं है तो आ की मात्रा, माध्यमिक। समाज, प्रथम वर्ण में कोई मात्रा नहीं है तो आ की मात्रा, सामाजिक। प्रथम वर्ण में कोई मात्रा नहीं, समास, प्रथम वर्ण में कोई मात्रा नहीं है तो कौन सी लगाएंगे? आ की मात्रा, शब्द बनेगा सामासिक। प्रथम ए को आ में परिवर्तित करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। प्रथम ए को आ में परिवर्तित करना है। अब प्रथम ए क्या है? प्रथम वर्ण से कोई मात्रा है कि नहीं है, तो फिर आ की मात्रा लगा दो, शब्द होना सामासिक। सर्वनाम, प्रथम वर्ण से कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा लगा दो, सार्वनामिक। सर्वनाम के नाम वाला, सार्वनामिक। ठीक है, सर्वनाम के नाम वाला, सर्वनाम से संबंधित। शरीर, प्रथम वर्ण में कोई मात्रा है नहीं है तो आ की मात्रा लगाओ, शारीरिक। शब्द, कोई मात्रा नहीं, फिर आ की मात्रा लगा दो, शाब्दिक। मैंने आपको बताया आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर आता है, आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर आता है। यदि आप इसे बाहर निकाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या हुआ? ब पूरा हो गया, मात्रा रह के समान हो गई, तो ऐसा शब्द नहीं हुआ करता है, याद रखना। इसलिए मैंने कहा आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर ही आता है। ए को किसमें बदलेंगे? आ में, शब्द बनेगा आर्थिक। ए को किसमें बदलेंगे? कोई मात्रा नहीं, आए ए को किसमें बदलेंगे? आ में, तो आ की मात्रा लगाएंगे, शब्द बनेगा लाक्षणिक। फिर ए की मात्रा, शब्द पारिवारिक। परिवार मूल शब्द एक प्रत्यय। मनस, मनस में से अलंत होता है, ये याद रखना, मनस में से अलंत होता है और शब्द बनता है मानसिक। जहां पेपर ऑब्जेक्टिव होता है वहां पूछ लिया जाता है मनस का मूल शब्द क्या है, तो मनस में मूल शब्द है आपका मानसिक मूल शब्द है मनस, जिसमें से अलंत होता है, वहां ऑप्शन में दोनों आते हैं, तो ये होता है अशुद्ध, याद रखना। शुद्ध होता है मनस, जिसमें से अलंत होता है, इसलिए ये पूछा भी जाता है। संसार, मूल शब्द और शब्द बनेगा सांसारिक। अब ये उदाहरण आता है शब्द शुद्धि में, और हमारे सामने एक ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये होता है।
अब हमारा पेपर लिखित होता है, दो तरह के शब्द शुद्धि के प्रश्न दिए जाते हैं, दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं शब्द शुद्धि के। अशुद्ध शब्द लिख कर देता है और शुद्ध लिखवाता है। दूसरा, शुद्ध और अशुद्ध दोनों लिखता है और कहता है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, जो इनमें शुद्ध है वो लिख दो, बाकी का अशुद्ध है जो हटा दो। तो हम रोजमर्रा के जीवन में ये देखते हैं जो कि कैसा होता है, अशुद्ध होता है। सांसारिक, प्रथम वर्ण में कोई मात्रा नहीं है तो आ की मात्रा आएगी ही। यदि आप नहीं लगाते हैं तो फिर आपका शब्द कैसा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अब हमारे पास शब्द है व्यवहार। शब्द क्या है, व्यवहार। अब प्रथम ए को आ में बदलेंगे। आप व्यवहार शब्द है, ये हमारे सामने लिखा हुआ है व्यवहार। इस शब्द को आप खोलते हैं, वे, ये, ए, वे, ए, है, आ, रे, ए। अब नियम क्या कहता है कि प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते हैं। अब आप मुझे बताओ प्रथम ए कहां है, ये रहा। इसको ही तो बदलोगे आप, किस में, आ में बदलेंगे। आ के स्थान पर हम क्या करते हैं, मात्रा लगाते हैं। तो ये जो मात्रा आएगी किस में आएगी, ये में आएगी, वह में नहीं आएगी। वह तो आधा है, आधा ही रहेगा। ये में आ की मात्रा आ जाएगी, बाकी का अपने स्थान पर। और फिर हम क्या करेंगे, एक प्रत्यय जोड़ देंगे, शब्द बनेगा व्यावहारिक। शब्द बनेगा व्यावहारिक। ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है और प्रत्यय में भी पूछा जाता है, याद रखना। प्रश्न आता है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है या दोनों तरह से, फिर हमको लिख कर देता है। और फिर प्रश्न आता है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब दोनों में जो आपको शुद्ध लग रहा है वो तो लिख दो, बाकी का हटा दो। तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। उत्तर क्या होगा, व्यावहारिक। उत्तर क्या होगा, व्यावहारिक। ठीक है। व्यवसाय, ये स्थिति यहां पर है। प्रथम को आ में बदलेंगे। अब प्रथम कहा, ये में, वे में नहीं है, ये में, तो ये आएगा, ये आएगा। ठीक है। बाकी का अपने स्थान पर। शब्द बनेगा व्यावसायिक। व्यावसायिक नहीं, व्यावसायिक। ठीक है। आ की मात्रा आएगी। स्वभाव, अब प्रथम कहा है, वे में, से में नहीं है, किसमें, वे में। तो शब्द क्या बनेगा, ये प्रथम को आपने बदल दिया आ में, बाकी का अपने स्थान पर। स्वाभाविक। प्रथम ए को बदलना होता है, चाहे वह प्रथम वर्ण में, व्यंजन में, चाहे द्वितीय व्यंजन में, चाहे तृतीय में, कहीं भी है, किसी में भी है, हमको तो प्रथम ए को आ में परिवर्तित करना होता है। ठीक। काया, अब आ की मात्रा पहले से ही लगी हुई है, ये तो सोने पे सुहागा, कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधा एक प्रत्यय जोड़ दिया, कायिक। कायिक, याद रखना, कायिक में आपसे प्रत्यय पूछा जाता है तो एक प्रत्यय है और मूल शब्द पूछा जाता है तो काया मूल शब्द होता है। कया मत कर देना, कया मत कर देना, ये क्या हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। तो यहां मूल शब्द क्या है, काया और एक प्रत्यय। परिश्रम, ठीक है, परिश्रम। अब आ की मात्रा लगा दो, पारिश्रमिक। आ की मात्रा लगा दी, बाकी का अपने स्थान पर। अब ये शब्द हमारे सामने आता है तो इसमें क्या है, परि तो उपसर्ग है, श्रम मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय है, ये मूल शब्द है। ठीक है। श्रम मूल शब्द है, परि उपसर्ग जुड़ा हुआ, एक प्रत्यय हमने जोड़ दिया, पारिश्रमिक शब्द बन गया हमारे सामने। अब हमसे उपसर्ग भी पूछा जाता है तो उपसर्ग अलग कर देंगे, प्रत्यय पूछा जाता है प्रत्यय अलग कर देंगे, मूल शब्द पूछा जाता है तो मूल शब्द अलग कर देंगे। तीनों की स्थिति स्पष्ट है हमारे सामने। प्रथम ए को आ में बदलेंगे, प्राकृतिक। प्राकृतिक। ठीक है। अब प्रथम ए को आ में बदलेंगे यानी आ की मात्रा लगाएंगे, शब्द बनेगा रासायनिक। ठीक है। आ की मात्रा लगाई और रासायनिक शब्द हमारे सामने। अब ये हैं कुछ अपवाद। अपवाद किसे कहते हैं, जो सामान्य नियम के विपरीत जाते हैं वे अपवाद होते हैं। जो हमारे सामान्य नियम हैं उनके जो विपरीत निकल गए वे सब क्या कहलाते हैं, अपवाद कहलाते हैं। अब नियम अनुसार इनमें भी प्रथम वर्ण में आ की मात्रा आनी चाहिए जब हमारा पद बनता है, लेकिन नहीं आती, सीधा शब्द बनता है धनिक। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है धनिक में प्रत्यय क्या है,
तो एक प्रत्यय मूल शब्द क्या है, धन है। ठीक है, अब ये नियम के विपरीत गया। नियम अनुसार शब्द क्या बनना चाहिए था, धानिक, क्योंकि प्रथम एक को आ में बदले, लेकिन नहीं बना, इसलिए क्या हो गया ये अपवाद। सामान्य नियम के जो विपरीत जाते हैं वे अपवाद कहलाते हैं। पथ शब्द बनेगा पथिक, शब्द बनेगा रसिक, रासिक नहीं, रसिक, शब्द बनेगा क्षणिक, शब्द बनेगा श्रमिक। अब एक बात याद रखना, एक उदाहरण निश्चित रूप से अपवाद का पूछा ही जाता है हर पेपर में। अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें कम से कम एक उदाहरण अपवाद का पूछा ही गया है, चाहे वह संधि के अपवाद का पूछे, चाहे उपसर्ग, चाहे प्रत्यय, या किसी भी अपवाद का एक उदाहरण कम से कम पूछा जाता है। इस बार यहां से भी हो सकता है। तो ये क्या है, हमारे अपवाद। हमारा एक नियम तैयार होता है, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं है तो पहले उसमें हम आ की मात्रा लगाते हैं, अर्थात प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। ठीक है, और आगे के नियम, अगले नियमों की चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।